A very good afternoon to all of you. So today we will discuss about the Tava Matsya Sangh. So let's just first recall whatever we have discussed earlier. So पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया. पहले हमने डिस्कस किया दैट व्हाट इज़ इनइक्वालिटी. दूसरा हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इनइक्वालिटी. ठीक है. तीसरा हमने डिस्कस किया कि जो स्ट्रगल किए जा रहे हैं, जो स्ट्रगल चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं इनइक्वालिटी के अगेंस्ट, उसके बारे में हमने बात की. ठीक है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक एक्टिविस्ट के बारे में, दैट इज़ विंसेंट मनोहरन. वो एक एक्टिविस्ट थे जिन्होंने दलित के अगेंस्ट हो रहे एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट उन्होंने स्टेप लिया, स्टैंड लिया. ठीक है ना. So today we will discuss about the Tava Matsya Sangh and what this is we will come to know here. So Tava is basically what? Tava is generally a name of a river in MP. मध्य प्रदेश में एक रिवर है तवा रिवर. आप ये कह सकते हो सेंट्रल इंडिया में. ठीक है. ये रिवर फ्लो करती है. तो इसके ऊपर एक डैम बनाया गया. ठीक है ना. उसको हम तवा डैम बोलते हैं. उसकी वजह से क्या हुआ, क्या मतलब उसके इम्पैक्ट पढ़ें, क्या उसका रिपरकशंस पढ़ें, आप उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं. When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. और ये बता रहा है कि जब भी किसी भी रिवर पे या कहीं पे भी डैम बनते हैं या कभी भी किसी भी फॉरेस्ट को क्लियर करके या उसको कहते हैं कि एक्वायर करके उस पर सेंचुरीज बनाए जाते हैं एनिमल्स के लिए, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वहाँ रह रहे हज़ारों लोग बेघर हो जाते हैं, वहाँ से हटा दिए जाते हैं. ठीक है. So whole villages are uprooted and people are forced to go and build new homes, start new lives elsewhere. और जब ये तवा डैम बनाने की बात रखी गई और तवा रिवर के ऊपर ये डैम बनाना स्टार्ट किया गया, उस टाइम पे बहुत सारे गांव के लोगों को जो वहाँ आसपास के गांव में रहते थे, जो उस रिवर के पास के जंगलों में गांव में रहने वाले जो लोग थे, जो आदिवासी थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया. उनको बोला गया कि वो वहाँ से चले जाएं और कहीं और जा कर के अपना जीवन स्टार्ट करें. मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर पुअर. और इनमें से बहुत सारे लोग क्या थे, बहुत गरीब थे. वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कहीं और जाके कुछ भी करना. इन अर्बन एरियाज टू बस्तीज इन विच पुअर पीपल लिव आर ऑफन अपरूटेड. और शहर की बात अगर हम करें तो जहाँ पे बस्ती होती है, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं. सम ऑफ देम आर रीलोकेटेड टू एरिया आउटसाइड द सिटी. और कुछ तो उनमें से क्या हो गए, जो भी लोग गांव से खाली किए गए, जिनको बोला गया गांव खाली करने के लिए, वो शहरों में जाके बस्ती में रहने लगे. कुछ शहरों के बाहर के जो एरियाज़ होते हैं, गांव साइड होते हैं, वहाँ पे रहने लगे. देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रंस स्कूलिंग इज़ सीवियरली डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी टू दीज लोकेशंस. और उनके काम, जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस किए गए थे और जहाँ पे जाके वो रह रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे रहने वाले लोगों के काम, बच्चों की पढ़ाई, ये सब डिस्टर्ब होने लगी बिकॉज वो बहुत दूर था शहर से. ठीक है ना. लोकेशन बहुत दूर था, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत पैसे वाले नहीं थे कि वो अफोर्ड कर सके कोई भी कन्वीनियंस. ठीक है ना. सो ये सब प्रॉब्लम्स आने लगी. दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़ इज़ अ प्रॉब्लम दैट हैज़ बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन आवर कंट्री. और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ लोगों का, कम्युनिटी का, वो बहुत बड़ा रूप ले लिया हमारे देश में, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का रूप ले लिया. पीपल यूजली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस. और लोग इकट्ठा होने लगे इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए. देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड. और देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, हर, अब से इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं नहीं बात करूँगी, मैं हर कंट्री के हर जगह के कंटेक्स्ट में बात करूँगी कि हर जगह ये चीज़ हो रही है, सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही है. देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीज़ें हो रही हैं और जिसकी वजह से हर जगह फाइट करने के लिए लोगों को बाहर आना पड़ रहा है, सामने आना पड़ रहा है. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द तवा मत्स्य संघ, अ फेडरेशन ऑफ फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश. अंडरलाइन कर लीजिए दैट तवा मत्स्य संघ से लेकर के मध्य प्रदेश तक कि तवा मत्स्य संघ क्या है, एक फेडरेशन है, एक कम्युनिटी है फिश वर्कर्स के. ठीक है. फिश वर्कर्स जो हैं, जो फिश पकड़ते हैं, जो फिश से रिलेटेड काम करते हैं, उनकी एक कमेटी है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके जो भी लोग गांव जंगलों से हटाए गए हैं डैम बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए, वाइल्ड लाइफ बनाने के लिए, उन डिस्प्लेस हुए लोगों के राइट के लिए ये कम्युनिटी काम करती है. ठीक है.
और ये कहाँ पे काम करती है? ये मध्य प्रदेश में काम करती है, सतपुरा में। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है सतपुरा, वहाँ पे ये कमेटी बनाई गई है, तवा मत्स्य संघ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ओरिजिनेटिंग इन द महादेव हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, द तवा फ्लोज थ्रू बैतुल बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद। अब महादेव हिल छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे महादेव हिल्स है, वहाँ पे ओरिजिनेट होती है ये रिवर, और रिवर फ्लो करते हुए बैतुल में के थ्रू फ्लो करते हुए आपका नर्मदा को ज्वाइन कर लेती है होशंगाबाद में, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए इस पूरे सेंटेंस को, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तवा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है और किससे जाकर मिलती है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द तवा डैम बिगन। एक चीज़ और आपके लिए यहाँ पे मैं एक होमवर्क दूंगी, ठीक है, मैं बता तो दूंगी बट आपको खुद से पहले फाइंड आउट करना है कि महादेव हिल्स छिंदवाड़ा में है, कहाँ पे है छिंदवाड़ा, पहली चीज़ आपको ये देखनी है, ठीक है। होशंगाबाद कहाँ पे है, ये दो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है खुद से, ठीक है। और मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे आप ऑडियो टेक्स्ट कर सकते हो, आपको जो भी सूट करे आप मुझे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बता देना, ठीक है। The Tawa Dam began to be built in 1958 and was completed in 1978. और जो तवा डैम था इस तवा रिवर के ऊपर जो बन रहा था उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1958 में और वो ख़त्म हुआ 1978 में। इट सबमर्ज्ड ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड। और इसने क्या किया, जब डैम बनता है तो क्या करते हैं हम, पानी का फ्लो डाइवर्ट करते हैं, और उसमें डाइवर्जन के टाइम पे बहुत सारे विलेजेस ऐसे होते हैं जो कि उस फ्लो में आ जाते हैं और सबमर्ज हो जाते हैं। द सेम थिंग हैपन्स हियर कि बहुत बड़ा जो एरिया था फॉरेस्ट का, एग्रीकल्चरल लैंड का, वो सब उस पानी के अंदर सबमर्ज हो गया। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लेफ्ट विथ नथिंग। और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो जंगलों में काम करने वाले लोग थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल्ड अराउंड द रिजर्वायर एंड अपार्ट फ्रॉम देयर मेगर फार्म्स फाउंड इन लाइवलीहुड इन फिशिंग। और कुछ उनमें से तो डिस्प्लेस कर दिए गए और कुछ तो उसी रिजर्वायर डैम के आसपास की जगहों पे जो भी उनको जगह मिल रही थी वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया था। दे अर्न वेरी लिटिल। और वहाँ पे रहने के कारण वहाँ पे उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम अर्निंग थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल आपका है तेहरी डैम का जो उत्तराखंड में है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि तेहरी डैम किस रिवर पे बना है, ठीक है ना। तेहरी डैम जो है वो किस रिवर पे बना है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ये भी आपको सर्च आउट करके मुझे व्हाट्सअप करना है। तो ये जो आप देख रहे हो पूरा पिक्चर में, ये तेहरी डैम के आसपास का एरिया है जो कि उत्तराखंड में बनाया गया है, ठीक है। In 1994, the government gave the rights for fishing in the Tawa reservoir to private contractors. और क्या किया गवर्नमेंट ने 1994 में राइट्स फॉर फिशिंग और तवा रिजर्वायर के आसपास जो भी फिशिंग करने का जो राइट था वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया गया। मतलब अर्निंग के लिए क्या किया गया, पैसे कमाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि जो तवा रिजर्वायर के आसपास का जो एरिया है जहाँ पे फिशिंग हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कर सकते हैं। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रोव द लोकल पीपल अवे एंड गॉट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड। और इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे जो वहाँ के लोकल लोग थे जो फिशिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नोन थे वहाँ के एरिया के, उनको वहाँ से हटा दिया इन्होंने और अपने तरफ से बाहर से लेबर्स को मंगाना स्टार्ट कर दिया जो कम पैसे पे काम करने को राज़ी हो गए थे। द कॉन्ट्रैक्टर्स बिगन टू थ्रेटन द विलेजर्स हु डिड नॉट वांट टू लीव बाय ब्रिंगिंग इन हुडलम्स। तो क्या बोला, कॉन्ट्रैक्टर जो था वहाँ के गांव के लोगों को डराना शुरू कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया कि उनको ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, ठीक है। द विलेजर्स स्टूड यूनाइटेड एंड डिसाइडेड दैट इट वॉज टाइम टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। और फिर जब तवा डैम जब बन गया, ठीक है, उसके आसपास के एरिया को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया, जब हद बिल्कुल एकदम लिमिट क्रॉस हो गई प्रॉब्लम्स की, तो वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है। So, the newly formed Tawa Matsya Sangh organized rallies and a Chakka Jam road blockade demanding that right to continue fishing for their livelihood. और ये जो न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ था वहाँ पे उसने रैली निकालनी शुरू कर दी, चक्का रोड ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया कि हमें अपना राइट चाहिए, फिशिंग का जो राइट है वो हमारा राइट है, हमें ही मिलना चाहिए। In response to their protest, the government created a committee to assess the issue.
और उनके प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक कमेटी क्रिएट कर दी कि वो इस इशू को ध्यान से देखे और इसके बारे में जो भी उनका कंक्लूजन है वो निकाले। The committee recommended that fishing rights be granted to the villagers for their livelihood। और कमेटी ने ये रिकमेंडेशन रखा सामने कि जो भी फिशिंग राइट हैं उस रिजर्वायर के आसपास वो वहाँ के विलेजर्स को मिलनी चाहिए, बिकॉज उसी से उनकी लाइफ चलती है। In 1996 the Madhya Pradesh government decided to give to the people displaced by the Tawa Dam the fishing rights for the reservoir। और 1996 में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपना डिसीज़न सुना दिया कि जो भी लोग वहाँ से डिस्प्लेस किए गए हैं तवा रिवर के आसपास, तवा रिजर्वायर बनने से, वो उस रिजर्वायर के आसपास का जो भी एरिया है जहाँ पे फ़िशिंग हो सकती है वहाँ पे वो फ़िशिंग कर सकते हैं, उनका राइट है। अ 5-year लीज अग्रीमेंट वॉज साइंड 2 months लेटर। और 5 साल का अग्रीमेंट साइन किया गया कि 5 साल तक आप वहाँ पे फ़िशिंग कर सकते हैं। 2 महीने के बाद, ये डिसीज़न आने के 2 महीने के बाद एक अग्रीमेंट साइन हुआ वहाँ के जो भी विलेजर्स थे, जो तवा मत्स्य संघ थे और गवर्नमेंट के बीच में। जो ऑन January 2, 1997 पीपल फ्रॉम 33 विलेजेस ऑफ तवा स्टार्टेड द न्यू ईयर विद द फर्स्ट कैच। और 2 जनवरी 1997 को 33 गाँव के लोगों ने, 33 विलेजेस के लोगों ने ऑफ तवा, जो तवा रिवर के आसपास के जो भी विलेजेस थे, जो 33 विलेजेस थे वहाँ के जो भी फ़िश कैचर्स थे, जो भी फिशर पर्सन थे, वो आ कर के वहाँ पे एक नया साल ऑर्गेनाइज़ किया। उन्होंने नया साल सेलिब्रेट किया, बिकॉज सब कुछ छिन जाने के बाद जब उनको सब कुछ वापस से मिला तो वो उनके लिए नए साल से कम नहीं था, ठीक है ना। जो उन्होंने पहली फ़िश पकड़ी है, सब ने वहाँ पे जा कर के इकट्ठा हुए हैं उस रिजर्वायर के पास, वहाँ पे जा कर के उन्होंने फ़िशिंग की और जो फर्स्ट फ़िशिंग थी उसके बाद उन्होंने उसको नया साल ऑर्गेनाइज मतलब डिक्लेयर कर दिया कि वो नया साल वो मनाएंगे उस दिन को। तो अंडरलाइन कर लीजिए कि 2 जनवरी को नया साल उन्होंने मनाया अपना, जो भी आपका विलेजर्स थे, ठीक है, तवा रिजर्वायर के आसपास के। So what is the next thing? With the TMS taking over, the fish workers were able to increase their earnings substantially। और जैसे ही तवा मत्स्य संघ को ये 5 साल का अग्रीमेंट दिया गया, फिशिंग का पूरा प्रोजेक्ट दिया गया, उनको पूरा हक दिया गया, राइट दिया गया, उसकी वजह से जो भी विलेजर्स, जो भी फिश पर्सन थे, उनको बहुत ज़्यादा अर्निंग होने लगी। क्योंकि क्या करते थे ये मत्स्य संघ वाले लोग, ये उनसे फ़िश अच्छे दामों पे ख़रीद लेते थे और इनको जा कर के फिर मार्केट में सेल करवाते थे, और मार्केट में और भी अच्छे दामों पे वो फिशेस जो होती थी वो सेल होती थी, ठीक है। सो ये क्या होता था, ये बहुत ही अच्छी बात थी वहाँ पे रह रहे विलेजर्स के लिए और पुअर पीपल के लिए। द कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज टू ट्रांसपोर्ट एंड सेल देम इन मार्केट वेयर दे वुड गेट अ गुड प्राइस। They have now begun to earn 3 times more than they earned earlier। और अभी क्या हुआ, जो मत्स्य लोग थे, जो फिशर पर्सन थे, वो जो पहले कमाते थे उससे 3 गुना और ज़्यादा कमाने लगे इसकी इन तवा मत्स्य संघ के वर्क की वजह से। The TMS has also begun giving the fish workers loans for repair and the buying of new nets। और जो तवा मत्स्य संघ थी वो फिश वर्कर्स को लोन भी देने लगी कि वो अपना अच्छा सा नेट बनवा लें, अच्छा नेट प्रिपेयर करवा लें, जिससे कि उनका अर्निंग और अच्छी हो। By managing to earn a higher wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that when people's organizations get their rights to livelihood, they can be good managers। और जैसे ही ये सब चीज़ें अच्छी चलने लगी, लोग अच्छा अर्न करने लगे, सब कुछ प्रॉपर चलने लगा, तो TMS के जो पर्सन्स थे उन्होंने बोला कि जब लोगों को अपने हक के लिए लड़ने की क्षमता अंदर आ जाती है, जब वो अच्छी अर्निंग करने लगते हैं, अपना अच्छा जीवन चलाने लगते हैं, सो वो एक अच्छे मैनेजर भी बन सकते हैं। मतलब वो अगर अपनी बात को, अपने राइट को ले सकते हैं गवर्नमेंट से, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, उनका ये मानना था। व्हाट इज़ द लास्ट वन? Here is a poem, a song is given here, adaptation of a song written as part of the right to information campaign by विनय महाजन। विनय महाजन ने एक राइट टू इन्फॉर्मेशन का कैंपेन किया, उसको एक सॉन्ग के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। सो यू जस्ट रीड दिस सॉन्ग, ठीक है ना, अपने आप से आप ये सॉन्ग पढ़िएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जस्ट लेट मी नो दैट मैम वी आर हैविंग इश्यूज रिगार्डिंग दिस थिंग, आई विल डिस्कस दिस विथ यू इन माई नेक्स्ट क्लास, ओके। जब मैं एक लाइव क्लास ले लूँगी और उसमें मैं ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। सो what is here given in the box, that creative expression against inequality।
क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी क्या है देखते हैं. वाइल सम ज्वाइन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स टू फाइट इनइक्वालिटी, अदर्स माइट यूज देयर पेन और देयर वॉइस और देयर एबिलिटी टू डांस टू ड्रॉ अटेंशन टू इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी. जब हर जगह प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहे थे इनइक्वालिटी के अगेंस्ट, तो वहीं कुछ जगहों पे लोग अपने पेन का इस्तेमाल करके कुछ आर्टिकल्स लिख रहे थे, कुछ अपने डांस फॉर्म से, कुछ अपने एक्टिविटी से ये चीज़ें शो कर रहे थे कि कितनी इनइक्वालिटी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है. राइटर्स, सिंगर्स, डांसर्स and artists have also been very active in the fight against inequality. Often poems, songs and stories can also inspire us and make us believe strongly in an issue and influence our efforts to correct the situation. Sorry. जहाँ एक तरफ बहुत ज़ोर शोर से प्रोटेस्ट हो रहे थे, मूवमेंट्स किए जा रहे थे इनइक्वालिटी के अगेंस्ट, वहाँ दूसरी तरफ कुछ लोग शांति से अपने एक्टिविटी के थ्रू, लाइक डांस परफॉर्मेंस के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, पोएम्स के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू इस इनइक्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहे थे. इसी को हम बोलते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कि वो क्रिएटिविटी दिखा रहे थे कि किस तरह से हम प्रोटेस्ट मूवमेंट के अलावा भी अपनी इनइक्वालिटी की बातों को रख सकते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे वो चीज़ बताई जा रही है. व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट माना गया है. यहाँ पे इस पैराग्राफ में देखते हैं हम क्या बोल रहा है. द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोइट्री एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वालिटी इज़ द रिकग्निशन दैट ऑल पीपल आर इक्वल. और जो भी मूवमेंट्स हुए हैं, जो भी सॉन्ग्स लिखे गए, जो भी पोइट्री लिखी गई, वो सारी चीज़ें एक तरफ इशारा करती हैं जैसे कि सभी लोग इक्वल हैं. हमारे समाज में, हमारे आसपास रह रहे हर एक इंसान इक्वल है. एज यू नो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइजेज द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स. जैसा कि आप जानते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी सबको इक्वली आपका कंसीडर किया हुआ है, राइट टू इक्वलिटी दिया हुआ है. मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी इन इंडिया कंटिन्यूसली रेफर to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all. और आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली मूवमेंट्स और स्ट्रगल किए जा रहे हैं इक्वलिटी के लिए, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें कही गई हैं उसको आपका कहते हैं पॉइंट आउट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं लोग हर जगह. द फिश वर्कर्स इन द तवा मत्स्य संघ होप दैट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम अ रियलिटी थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट. और फिश वर्कर्स को भी, जो तवा मत्स्य संघ के जो फिश वर्कर्स थे, उनको भी यही लगता था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिए गए हैं इक्वलिटी के रिलेटेड, वो सब रियलिटी में परिवर्तित हो जाएंगे हमारे इस मूवमेंट के थ्रू. By constantly referring to the Constitution, they use it as a living document, that is something that has real meaning in our lives. और हर वक्त वो इसी बात को रिपीट कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है राइट टू इक्वलिटी एंड इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए प्रोविज़न लिविंग डॉक्यूमेंट हैं, मतलब इनका हमारी लाइफ पे सीधा असर पड़ेगा. एकदम राइट डायरेक्शन में एक रियल मीनिंग हमारी लाइफ में रखी है, मतलब ये इम्प्लीमेंट होनी ही चाहिए, ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है राइट टू इक्वलिटी, तो ये हमारी लाइफ पे भी एप्लीकेबल होनी चाहिए. इन अ डेमोक्रेसी देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकग्निशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज़. और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये हक हर एक इंसान को दिया गया है कि वो अपनी बात को आगे रखे, उसका जो भी आइडिया है, जो भी उसके पॉइंट्स हैं, वो उनको रखे सामने. अगर वो इनइक्वालिटी के अगेंस्ट है तो वो भी रखे, और अगर कोई और इशू है तो वो भी उसको रखने का अधिकार है. ठीक है. दैट्स वाई आवर कंट्री इज़ नोन एज डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज हमें अपनी बातों को सामने रखने का, हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनने का पूरा अधिकार होता है. ठीक है. That is called democracy. So what is given here? Issues of, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर के साइड में कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं. Over 1,500 persons attended a public hearing in Lucknow in 2001 to protest violence against women. कम से कम 1,500 लोगों ने एक पब्लिक हियरिंग हुई, एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, उसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने. और वो मीटिंग किसके रिगार्डिंग थी? जो भी औरतों के खिलाफ वायलेंस हो रहा था उसके अगेंस्ट. Over 15 cases of violence against women were heard by a jury of eminent women who played the role of judges. और इस पब्लिक मीटिंग में जो भी आपकी एमिनेंट पर्सनालिटी थी, विमेन
पर्सनालिटी थी जो एज अ जज यहाँ पे कंसीडर की गई थी, उन्होंने 15 केसेस को जो कि वीमेन के अगेंस्ट वायलेंस के केसेस थे उनको रिजॉल्व किया. दिस पीपल्स ज्यूरी हेल्प्ड हाईलाइट द लैक ऑफ सपोर्ट इन द लीगल सिस्टम फॉर वीमेन हु सीक जस्टिस इन सच केसेस. और ये ज्यूरी जजेस थी जो टेम्प्ररी जजेस कंसीडर की गई थी, इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों को सामने रखा जैसे कि हमारे सिस्टम में कितने लूपहोल्स हैं जो कि वीमेंस के अगेंस्ट हो रहे वायलेंस को रिजॉल्व नहीं कर सकते, उनको सुना नहीं जाता. इन सब बातों को उन्होंने इस पब्लिक मीटिंग में सामने रखा. ठीक है. इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी आर सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी. ठीक है. अब डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वलिटी का इशू सबसे बड़ा इशू माना जाता है. ठीक है. अगर इनइक्वलिटी लोगों में है, हमारे बीच में एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज़ द वेरी बिग इशू इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. इन दिस वी हैव ट्राइड टू हाईलाइट इशूज़ दैट पोज अ चैलेंज टू दिस आइडिया ऑफ इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेसी. और इसीलिए हमने इस चैप्टर में क्या दिया गया, इस चैप्टर में एक इनइक्वलिटी का इशू जनरेट किया गया, इशू दिखाया गया है. ठीक है. These, as you have read, include the privatization of health services in the country, the increasing control that business houses exert on the media, the low value given to women and their work, and the low earnings made by small farmers who grow cotton. और ये inequality कैसे है? कुछ प्राइवेटाइजेशन के होने के कारण है, कुछ आपके इंक्रीजिंग जो बिजनेस पर्सनस हैं वो कंट्रोल एग्जर्ट कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ पे. ठीक है. औरतें जहाँ काम कर रही हैं वहाँ उनको इक्वली वेतन नहीं दिया जा रहा है जितना आदमियों को मिलता है. ठीक है. जो भी वर्कर्स हैं जो कहीं भी मिलों में या कहीं भी साइट्स पे काम कर रहे हैं उनको बहुत लो वेजेस दिया जा रहा है जो कि उनके लिए सही नहीं है. जो फार्मर्स हैं उनको बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं जो भी वो क्रॉप ग्रो करते हैं उसके लिए. सो दीज इश्यूज सब्सटेंशियली अफेक्ट पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ एंड देयरफॉर कंसर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री. और ये इशू क्या है? ये इशू जो गरीब हैं, जो मार्जिनलाइज पीपल हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है. ठीक है. और ये हमारे कंट्री में एक कह लीजिए कि इकोनॉमिक और सोशल इशू का रूप ले लिया है कि मतलब हमारे चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो सोशली हो, हमारे कंट्री में इक्वलिटी है ही नहीं. तो ये बात उन सब चीज़ों की तरफ हाईलाइट कर रही है, उन सब चीज़ों को हाईलाइट करती है. ठीक है. दिस इज़ द कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेसी. और ये स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी का कोर है. इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी जो है वो हमारे स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी का कोर है. द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन ओनली बी रियलाइज्ड इफ़ दे हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट एंड नर्चर देयर फैमिलीज एंड इफ़ दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. और किसी भी इंसान की डिग्निटी, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका सम्मान कहते हैं कि या फिर किसी भी कम्युनिटी का सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान कैन ओनली भी सिर्फ तभी रियलाइज़ किया जा सकता है, सिर्फ तभी ही उसको एकदम रिमेन और बिल्कुल प्रॉपरली इस्टेब्लिश किया जा सकता है अगर उनके पास पूरा सपोर्ट हो, रिसोर्सेज हों, उनकी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए उनको पूरा मौका दिया जाए. ठीक है. और उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो. अगर इक्वालिटी हो, ओवरऑल देखा जाए तो ये बात बोल रहा है कि अगर इक्वालिटी होगी तो हर चीज़ हमारी सोसाइटी में हमारे लोगों के बीच में एग्जिस्ट करेगी. जैसे एक डिग्निटी हुई, सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ, एक दूसरे के लिए मोरल वैल्यूज़ हुए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना. ठीक है ना. ये सब चीज़ें किस पे बेस करती हैं? इक्वालिटी पे बेस्ड करती हैं या इन डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड करती हैं कि कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के अगेंस्ट, तो वहाँ पे किसी भी पर्सन की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप दैट आई जस्ट मेड everything clear to you. If still you have any doubt, any problem, you can ask me personally, you can call me, you can text me, whatever suits you, you can contact over there. Okay. सो जितनी भी क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर के वो मैं आपको करके आपको पिक्चर व्हाट्सअप कर दूंगी. तब तक के लिए आप प्लीज़ जो भी मैंने होमवर्क दिया है उसको डन करो और मुझे आप व्हाट्सअप करो. ओके. सो टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑल ऑफ़ यू. हैव अ गुड डे.